हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 31 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में 31 डेज सीरीज में कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके लेके जाएंगे। आज बात करेंगे डे 2, बट इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन पार्ट करेंगे डे 1 का। डे 1 में हमने क्या पढ़ा था? जो बच्चे डे 1 नहीं पढ़े हैं उनको मेरा सजेशन है पहले आप डे 1 करके आओ। डे 1 में सबसे पहला क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, जहां पे हमने बात किया था कैपिटल बस्टिंग की मीनिंग। कैपिटल बस्टिंग क्या होता है? कैपिटल बस्टिंग थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। कैपिटल बस्टिंग क्या होता है सर? एक प्रोसेस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, वो भी किसमें? लॉन्ग टर्म असेट में। जब कभी भी हम लोग लॉन्ग टर्म असेट में लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल बस्टिंग। वो एक प्रोसेस होता है और जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व है, पहले प्लान किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, देन सेलेक्ट करूंगा मैं मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो हमारे पास रहेगा उसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? जो नेक्स्ट बोला है, जो फर्म रहेगी उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस है और उसमें से वो सेलेक्ट करेंगे जो भी अल्टरनेटिव से उसमें से बेस्ट अल्टरनेट को सेलेक्ट किया जाएगा। और मैंने कैपिटल बस्टिंग के और भी नाम है, वो नाम आप याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव्स में फिक्स असेट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल के नाम से जाना जाता है। सिग्निफिकेंस में पॉइंट्स अपने दिए गए थे, इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, इंफॉर्मेशन फ्लो, इरिवर्सिबल एक्सपेंडिचर कंट्रोल, इफेक्ट ऑन अदर प्रोजेक्ट, प्रॉफिटेबल है, क्रूशियल डिसीजन है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आज की क्लास उन बच्चों को परफेक्ट समझेगी जो बच्चों ने पहली क्लास देखी हुई है, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग के स्टेप्स पे चलने वाले हैं आज की क्लास में। स्टेप नंबर 2, दो जितने भी क्वेश्चन अभी चल रहे हैं स्टार्टिंग वाले सब मोस्ट आईएमपी में, हर एक बच्चे को इसी वाइज डे वाइज प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब इसलिए मैंने बोला था कि भाई आप लोग को डे 1 की क्लास क्यों कंपलसरी, क्यों जरूरी है देखना, इसके पीछे का रीजन इधर निकल के आ रहा है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन कैपिटल बस्टिंग। तो अपने को कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए। तो मीनिंग मैंने फर्स्ट क्लास में काफी अच्छे से, काफी डिटेल से विथ एग्जांपल के साथ में बता दिया। आज बात करेंगे सीधा स्टेप्स की। डिफाइन भी हो चुका है, स्टेप्स की बात करेंगे और एक एक स्टेप समझेंगे। कैपिटल बस्टिंग का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था भाई, एग्जाम्पल मैंने अपने क्लास का ही दिया था। अब आज बात होगा, ध्यान रखना, स्टेप पहले इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप में पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं जा सकते। आपको पता भाई स्टेप बाय स्टेप ही अपने को करना है। तो आपको यह बताया जा रहा है कि कैपिटल बस्टिंग आप क्या स्टेप लेके जाओगे, कैसा कोई डिसीजन लोगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलने वाले हो। इसका एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से आप समझो। सबसे पहला काम बोलता है डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आप कहीं भी पैसा थोड़ी लगा दोगे, पहला आप देखोगे भाई कि आपके पास कितना बजट है और आपके बजट के हिसाब से कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल हैं। जैसा मैंने बताया था भाई मेरे पास उस टाइम पे 6 लाख रुपए थे। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन ये था कि सर मैं क्लास सेटअप कर रहा हूँ, वो भी कौन सा? ऑनलाइन क्लास सेटअप कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे हो सकता है कोई भी एक मोटर कार। ध्यान से समझना हर एक एग्जाम्पल। मोटर कार एक ले सकता हूँ, क्लियर है कि नहीं, और उसको मैं दे दूंगा भाई किसी ड्राइवर को, या फिर बहुत से लोग होते हैं भाई खुद से चलाते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं वहाँ से। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, कोई एक प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूँ। ध्यान रखना, अब ये मैंने बोलना भाई कि 6 लाख में कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है सर, एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना अपने को। और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कुछ अपने को रेंट मिलना चाहिए। क्लियर है? या फिर और भी कोई ऑप्शन है कि कहीं और पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मतलब इस तरीके से 2 से 3 प्रोजेक्ट हैं। अब ये चीज़ अपने को देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास सर ये पैसे हैं उसी बजट में ये प्रोजेक्ट भी होने चाहिए। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, आपके पास बजट ही नहीं है तो कैसे आप सेलेक्ट कर पाओगे। इसलिए अपने बजट देखना है, कॉस्ट अपनी देखना है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखना है। सबसे पहले उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोजेक्ट को सेट कर पाओगे। अब एक एग्जाम्पल समझो कि भाई 6 लाख में आपके पास ये 3 ऑप्शन निकल के आते हैं। कितने ऑप्शन निकल के आ रहे हैं? एक, 1, 2
और 3, और तीनों से आपको पता है कुछ ना कुछ इनकम मिलने वाली है, इसीलिए तो आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर होगा, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको समझ में आ गई कि 6 लाख में हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड कैश फ्लो। अब आप ये देखना चाहते हो कि सर कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो का मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन क्लासेस की जैसे मैं बात कर लिया भाई, पर मंथ मेरे को 10,000 मिल रहा है। क्लियर है? तो साल का कितना हो गया? 1,20। ध्यान से समझना, इधर साल का 1,20 हो गया। मोटर कार मैंने किसी को भाड़े पे दे दिया, भाई भाई आप चलो कुछ परसेंटेज मेरे को देना। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे समझो कि मैंने उनको बोला कि 7,000 मेरे को चाहिए। चलो एक इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, 12,000 रुपये चाहिए मंथ का। तो साल का कितना, मल्टीप्लाई 12 कर दोगे कितना हो जाएगा? 144। क्लियर है? ध्यान से समझना, एक एक एग्जाम्पल समझना है। नेक्स्ट आप रेंट पे दे रहे हो, रेंट आप समझो 5,000 पर मंथ है, तो 60,000 अपने को मिल रहा है। आप ये चेक करोगे कि नहीं चेक करोगे? कॉमन से सर अगला स्टेप ही यही चेक करूंगा कि किस पे कितना कैश फ्लो है, कितना मेरे को पैसा मिलने वाला है। तो आपको ईयरली बेस पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि भाई इतना पैसा मिलने वाला है। इसके बाद और क्या, अब इसी पे डिसीजन नहीं ले सकते, ध्यान रखना। सिर्फ कैश फ्लो के बेस पे डिसीजन नहीं होता है, और भी फैक्टर्स अपने पास आते हैं। जैसे अगला टॉपिक आ रहा है कि भाई मेजरिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कैश फ्लो। अब आप ये देखोगे कि भाई कहाँ पे टेंशन फ्री मैं रह सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री आप रेंट वाले मैटर में रह सकते हो कि भाई अपनी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा फिर से खर्चे नहीं आने वाले कंपेयर टू मोटर कार। मोटर कार में खर्चे फिर से आ सकते हैं भाई, आपकी देखा रहेगा एक्सपेंडिचर होते रहते हैं। कोई सामान उसमें मतलब खराब हो गया तो फिर से आपको रिपेयर्स कराना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस में भाई ये डिजिटल बोर्ड हमारा खराब हो गया, एसी खराब हो गया, पीसी खराब हो गया, तो मतलब और खर्चे आ सकते हैं कंपेयर टू घर में। घर वाले में क्या रहता है, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अच्छा सेटअप उसमें मिल गया, तो बहुत कम कंपेयर टू, ध्यान रखना ये दोनों ऑप्शन के एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम है, और यहाँ पे एक फिक्स हो जाता है कि इतना मिलेगा। लेकिन एक चांस भी कम बनता है कि हो सकता है सर कि हमेशा आपका जो रूम है रेंट पे ना जाए, ये एक चांस बनेगा। मोटर कार कंटिन्यू आपकी चल सकती है, नहीं भी चल सकती है, दोनों ऑप्शन है। ऑनलाइन क्लासेस के ऑप्शन इस मैटर में काफ़ी पॉजिटिव है कि कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि रिस्क किस मैटर में मेरे को ज़्यादा है, किस मैटर में कम है, एंड अनसर्टेनिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ मैच करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब ये 3 चीज़ें आसान थी। अब अगले 3 पार्ट के लिए काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्या बोला जा रहा है? डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट एंड फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब ये दोनों चीज़ें, मतलब दोनों पॉइंट्स समझने बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके लिए और एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। चलिए और एग्जांपल मैं यहीं पे ले लूँ। अब ध्यान से समझना, इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले प्रैक्टिकल्स में भी काम आने वाले। एंड यहाँ पे बात करता हूँ फ्यूचर वैल्यू। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये एग्जांपल्स अगर समझ गया तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफ़ी सिंपल बन जाएगा। सिर्फ रीड करना है, बाकी जो समझा रहा हूँ ना यही चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं। चलिए, आज मैंने किसी अपने फ्रेंड से लिया 100 रुपये उधार लिया किसी से, और बोला कि 1 साल के बाद रिटर्न करूँगा। ध्यान से सुनना, 100 रुपये उधार लिया किसी फ्रेंड से, 1 साल के बाद रिटर्न कर रहा हूँ उसको, कितना? 100 रुपये। किसका लॉस है? तो कोई भी बच्चा बताएगा सर कि मेरे फ्रेंड का लॉस हो गया। क्लियर है कि नहीं है? क्यों लॉस हो गया? क्योंकि अगर ये 100 रुपया उसके पास आज होते और कहीं भी वो इन्वेस्ट करता, बैंक में पड़े रहता, कुछ भी होता, भाई एक एग्जांपल समझो, आपको 10% मान के चलो बैंक से अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, तो 1 साल के बाद इसकी कीमत हो जाती 110 हो जाती। कितना हो जाती? 110 हो जाती। होती कि नहीं होती सर? बिल्कुल हो जाती भाई। वो पैसा पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं उस पर इंटरेस्ट अपने को मिल सकता, मतलब पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसी को मैंने फ्यूचर वैल्यू बना दिया, तो इस केस में लॉस है। जैसे एग्जाम्पल आप समझो, एग्जाम्पल समझना ध्यान से। मैंने ये सोच के कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, ध्यान से समझना, कि भाई 6 लाख रुपया मैंने ये सोच के इन्वेस्ट किया है, आज इन्वेस्ट किया। ध्यान रखना, ये प्रेजेंट वैल्यू है मेरी। ध्यान से समझना, एक परफेक्ट एग्जांपल आप समझो इधर पे। 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में पूरा सेटअप करने में कर दिया है। अब मैंने ये सोचा कि 1 लाख रुपए अगर मैं साल के कमाता हूँ, ध्यान से समझना, 1 लाख रुपए साल का कमाता हूँ, नहीं तो 1,20 करो, थोड़ा और आसानी हो जाएगी समझने के लिए। कितना? 120 करो इसको। ध्यान से समझना एग्जाम्पल, इसी के बेस पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
1/20 मैं सोच रहा हूँ कि 1 साल के बाद मेरे को मिलेगा, ध्यान से समझना है, 1 साल के बाद। सेकेंड ईयर भी मैंने सोचा 1/20 यहाँ से मिलने वाला ही है। थर्ड ईयर भी 1/20 की एक्सपेक्टेशन है और मिलेगा भी, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट 1/20 और नेक्स्ट 1/20। ध्यान से एग्जांपल समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब 5 साल, जब मैंने 5 साल का पैसा जोड़ा, टोटल जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है। ध्यान से समझना इधर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ सर, कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा मैं रिकवर कर लिया। ये चीज़ बोलूँगा कि नहीं सर? बिल्कुल बोलूँगा कि भाई जो पैसा मैंने यहाँ पे बिजनेस में लगाया था वो पैसा मैं 5वें साल में रिकवर कर लूँगा, रिकवर हो जाएगा, ऐसा पूरी उम्मीद है, पूरी गारंटी है। मान के चलो ये फिक्स इनकम होगी तो आपकी बता रहा हूँ। बट आप अगर अकाउंटिंग वाले बंदे हो, आप अगर कॉमर्स वाले पर्सन हो, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे आपने जो पैसा आज इन्वेस्ट किया है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। आज मैं 6 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो 5 साल के बाद मेरे को 6 लाख रुपए टोटल मिल के देंगे, तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये तो मेरा फ्यूचर वैल्यू है भाई। 5 साल के बाद मेरे को 6 लाख रुपया मिल रहा है ना, तो कैसे कंपेरिजन कर सकते हो आप प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू के साथ में? पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझा क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब आज जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वही पैसा आप काउंट करोगे तो भाई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ये चीज़ सीखा, एक बेसिक एग्जांपल सीखा है कि जो आज के 100 रुपए की वैल्यूएशन है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है भाई, आगे चल के फ्यूचर में कितना हो जाएगी? 110 हो जाएगी, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्लियर है? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो फ्यूचर में मेरी 110 की वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे समझो, इधर यहां पे समझो आप इधर एग्जाम्पल कि इसको सही कैसे कर सकते हो, सही काउंटिंग आप कैसे कर पाओगे। 1 साल के बाद 1/20 मिलने वाला है ना, 1 साल के बाद मिलेगा तो उसकी कीमत आज के टाइम पे कितना होगी? सर कॉमन सी बात है, कुछ ना कुछ तो कम होगी। अब एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, हो सकता है उसकी कीमत 115 हो, कम तो होगी, ये भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो? बिल्कुल सर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस आया, रुपीज में 5000 रुपीज आप देख रहे हो, 5000 रुपीज। क्लियर है कि नहीं? अब आप दूसरा एग्जांपल समझो, सेकंड ईयर के बाद मेरे को कितना मिल रहा है? 1/20। तो उसकी आज की कीमत कितनी होगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? सर बोलोगे आप 115 से भी कम होगी ना, क्योंकि 2 साल के बाद अपने को पैसा मिलेगा। तो मैं एक एग्जांपल बोल सकता हूँ भाई, उसकी कीमत आज के टाइम पे 110 है। कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 10,000 का डिफरेंस, रुपीज़ का, ध्यान रखना, रुपीज़ का डिफरेंस। इसी को मैं डिस्काउंटिंग बोलूंगा। इधर वर्ड में क्या बोलूंगा भाई? डिस्काउंट। आप अगर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में किए हो तो बेस्ट तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर प्रैक्टिस किया होगा तो, नहीं किया होगा तो मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट में आना है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो यही है कॉन्सेप्ट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए ताकि ये समझ में आए, नहीं तो मैं तो रीड कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये डिस्काउंट रेट की क्या बात कर रहे हैं। कौन सा डिस्काउंट रेट? यही डिस्काउंट रेट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू जब कैलकुलेट होते हैं, मैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करूंगा तो डिस्काउंटिंग रेट लगेगा। कुछ रेट दिए होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिए होते हैं, आगे के सम्स में देखने मिलेंगे। उसके बाद मैं कंपैरिजन करूंगा उसको प्रेजेंट वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, देन कंपेयर करूंगा प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर कैश फ्लो के साथ में, तब बताएंगे प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। जैसे अभी भी कुछ लोग को नहीं माइंड सेट हुआ होगा, जैसे इस एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि 6 लाख का प्रोजेक्ट है, 6 लाख रुपए लगाए और 5 साल इन्वेस्ट कर दो, 5 साल के बाद 6 लाख रुपए अपने को रिकवर हो गया, तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बच्चे बिना देखे सोचे समझे बता देंगे सर नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा लगाया उतना पैसा फ्यूचर में 5 साल के बाद मिल रहा है। कौन बेवकूफ़ होगा जो इस पैसे में इन्वेस्ट करेगा? अब आगे की बात करना, वो भी लॉस में हो, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान रखो प्रेजेंट वैल्यू ये सब 120 नहीं है। जब इसको प्रेजेंट वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं तो देखो इधर कितना था, पहले साल का 115 था, सेकेंड ईयर का 110 था, नेक्स्ट ईयर का काउंट करोगे तो और कम हो जाएगा, 105 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का 1 लाख हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का 95। ये कम होते जाएगा। कम क्यों हो रहा है पता है कि नहीं? क्योंकि आप ये काउंट करके चल रहे हो भाई 1/20 मेरे को पहले साल मिला तो उसकी कीमत 110 है आज के टाइम पे, 1/20 सेकेंड ईयर 2 साल के बाद मेरे को मिलेगा तो इसका मतलब आज उसकी कीमत 110 है। प्रेजेंट वैल्यू देखना है मुझे, और इसी तरीके से काउंट करना है ये टोटल को। किसको? इस टोटल को काउंट करना। हो सकता है प्रोजेक्ट की लाइफ और है, जैसे मैं क्लास की बात करूं, इसकी लाइफ है 10 साल,
कितने साल बोली गई है भाई? 10 साल चलने वाला है, ये लाइफ से दी गई है। तो मैं कॉमन सी बात करूंगा भाई, 6 लाख का मैच कर लूंगा और देखूंगा 10 साल में मुझे कितना पैसा मिल रहा है, वो भी प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेशन करूंगा विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। मतलब 1/20 1/20 1/20 ऐसा, ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई ना, इसको सॉरी ये तो फ्यूचर वैल्यू हो गई, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू में। 90,000 85,000, अब एक एग्जांपल समझो, 5,000 हर साल कम होते जा रहा है। इसी तरीके से 10 साल का काउंट कर लूंगा और 10 साल के टोटल को मैच कर लूंगा इस 6 लाख से। अगर लगेगा भाई कि मेरा फ्यूचर जो मतलब फ्यूचर कैश फ्लो था उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा है तो ज़रा ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होंगी कि पहले अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर पता करना है कि कितना कम हो रहा है भाई, 5,000 6,000 7,000 8,000, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, डिस्काउंटिंग रेट दिया होता है हमेशा। उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जैसा कि मैंने अभी निकाला था ना भाई, 5,000 हर साल कम कर रहा था, फ्यूचर से कम करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला। फिर कंपेयर करना है प्रेजेंट वैल्यू का और फ्यूचर जो कैश फ्लो था मेरा, मतलब 6 लाख रुपए जो प्रोजेक्ट पैसा लगाया था उसका कंपेरिजन टोटल से करूंगा। और अगर मैंने बताया कि हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा निकल जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं, कंपैरिजन मींस नहीं किया जाएगा। तो पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला तो किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। द फर्स्ट स्टेप इन कैपिटल बजटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट विल इनकर्ड इन अंडरटेकिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। दिस विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ इक्विपमेंट, जैसा मैंने बताया इक्विपमेंट के ऊपर है, एक्सचेंज रेट के ऊपर है, कस्टम ड्यूटी के ऊपर है, एक्सपेंसेस ऑफ मतलब कंप्लीट ये बोलो जो उसमें चार्जेस लगने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, विच विल हैव टू कंसीडर ड्यू टू डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग द कैश फ्लो, कैश फ्लो आपको देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और स्टेप ध्यान रखना पॉइंट ऊपर नीचे नहीं चल पाएंगे, उसी वे में आपको लेके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू एस्टिमेट द कैश फ्लो एसोसिएट विद द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एग्जांपल लिया था 120, तो ये आपका कैश फ्लो हो गया कि मतलब हर साल अपने को इतना पैसा मिलने वाला है। During the operation of the project, cash outflow will also occur. Thus, it is necessary to estimate the net cash flow from the project. कितना पैसा आने वाला है ये जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, उसी के बेस पे कर सकते हो। और उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि आपके रिस्क कितने हैं, रिटर्न कितने हैं। क्लियर है? देखना है कैश फ्लो कितना, इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्रोजेक्ट में फ्यूचर में कितना, ये भी कितना डिग्री का रिस्क हो सकता है और कितनी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर कैश फ्लो को लेके, वो भी चीज़ देखना है और उसी के बेस पे आप अपना सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग दी अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट, जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिकल सब में अपने को डिस्काउंटिंग रेट दिया होता है 5%, 6%, 8%। जैसा मैंने यहाँ पे परसेंट ना लेके सीधा आपको अमाउंट बताया 5,000 हर साल का मान के चलो, तो उसी बेस पे अपने को क्वेश्चन में दिया होता है। सिंस दी फ्यूचर कैश फ्लोज आर टू बी डिस्काउंटेड टू ऑब्टेन दी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों होता है, ताकि फ्यूचर वैल्यू को मैं प्रेजेंट में काउंट कर सकूं। जैसा मैंने फर्स्ट ईयर के 1,20,000 को एक साल के बाद जो मिलने वाला था उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाला था 1,15,000, सेकेंड ईयर को 120 का वैल्यूएशन किया था 110, ये प्रेजेंट वैल्यू किसके हेल्प से किया था, डिस्काउंटिंग रेट के हेल्प से। डिस्काउंटिंग रेट तो मैंने रेट ना लेके सीधा अमाउंट कितना ले लिया था भाई, डिस्काउंटिंग कितना 5,000 लिया था। तो वही बोलना चाहता है कि जो आपके फ्यूचर कैश फ्लो होते हैं ना उसको डिस्काउंट करके हम लोग क्या निकालते हैं, प्रेजेंट कैश फ्लो निकालते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन दी अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, इसीलिए डिस्काउंटिंग रेट अपने को निकालना जरूरी है। जनरली मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूज्ड एट द डिस्काउंटेड रेट फ्रॉम द पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग। सिंपल सी बात है, जो बैंक का रेट चल रहा होगा ना भाई, अगर आप सेविंग अकाउंट में या कहीं भी बैंक में आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो तो जो मार्केट रेट चल रहा है उसी रेट को ही माना जाता है हमारा डिस्काउंटिंग रेट। अब इससे क्या होगा, फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जो हमने फाइंड आउट किया था 120 का 115, 120 का 110 सेकेंड ईयर, 120 का 1,05,000 फिर 1 लाख, मतलब इस तरीके से जो काउंट किया था वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। Since the time value of money differs when the same amount is received in different year, it is necessary to find out the present value. प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी होता है किसका, फ्यूचर कैश फ्लो का, जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है, जो मैंने बताया था 120 120 120 ये तो फ्यूचर में आने वाला है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी से आगे चल के कंपेयर करोगे। बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो
बाई द सेलेक्टेड डिस्काउंट रेट, जो भी डिस्काउंट रेट दिया होगा उसी की हेल्प से करना है। वी कैन फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। क्लियर है। नेक्स्ट है कंपैरिजन दी। ध्यान रखना अगर ये कॉन्सेप्ट किसी बच्चों को कम समझ में आ रहा होगा, कम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, क्योंकि इसके बाद आने वाला है पे बैक पीरियड मेथड। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, पे बैक पीरियड मेथड, इसके बाद आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, मुझे पता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन जरूर होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ध्यान देना, प्रैक्टिकल समझना, प्रैक्टिकल क्लास आएगा, थ्योरेटिकल भी आएगा। प्रैक्टिकल समझने के बाद ये लाइन एकदम परफेक्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगी कि एग्जैक्ट लाइन क्या बताना चाहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल की ही लाइन दी है। जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से कैपिटल बस्टिंग का कॉन्सेप्ट करोगे तो वहीं का कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो टेंशन नहीं है भाई, डे 4 आप मान के चलो, डे 4 में आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, तो वहीं से आप समझ लेना कॉन्सेप्ट। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट। दिस इज द फाइनल स्टेप इन द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अगर प्रेजेंट वैल्यू टोटल काउंट कर लो, अगर हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ग्रेटर है तो उस केस में प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो किया जाएगा, अदरवाइज अदर केस में रिजेक्ट करना पड़ेगा। इन द अदर हैंड इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो लेस देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इट शुड बी रिजेक्टेड, उस केस में आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। पैसा लगा के वहाँ पे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, जब वहाँ से प्रॉफिट ही नहीं होगा भाई, जो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो था प्रेजेंट वैल्यू करने पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से कम आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है, तो वहाँ पे पैसा लगा के कोई बेनिफिट्स नहीं है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, जो मेरी बात है याद रखना, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंट पे बैक पीरियड का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करने के बाद आपके माइंड में परफेक्ट फिट बैठ जाएगा। क्लियर, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटी सी डिमांड है जो आप लोग को पूरी करना है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे बीकॉम के जो आपके फ्रेंड्स सर्कल होंगे ना, उनको भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी मैथमेटिक्स एंड सेकेंड सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा एफवाई बीकॉम के बच्चे कनेक्ट होंगे चैनल पे, उतना ज़्यादा बेनिफिट्स देखने मिलेगा अकाउंटिंग को लेके। अकाउंटिंग होल्ड रखा गया, जब तक ज़्यादा अच्छे बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक सीरीज नहीं आएगी। थोड़ा सा शेयर करो, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करेंगे डे 3 और बात करने वाले हैं पे बैक पीरियड के प्रैक्टिकल सम को लेके प्लस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब कंप्लीट में एक क्लास में कंप्लीट कराने की सोचेंगे, अदरवाइज अलग अलग कॉन्सेप्ट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।